जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 31वें लेक्चर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, और इसका मेन मोटिव क्या होगा हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे। जो आप लोग नए हैं एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को जोड़ता हूं पुराने वीडियोस से। हमारा एक चैप्टर चल रहा था औपनिवेशिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले देखा हिंदू धर्म में सुधार, उसके बाद हमने देखा मुस्लिम धर्म में सुधार, फिर हमने देखा दलित समाज में सुधार, फिर हमने सिख में, ईसाई धर्म में, बौद्ध, सब में सुधार की बात हमने कर ली। उसके बाद आज हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग और ब्रिटिशर्स एक साथ मिलकर भारत में फैली कुछ कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने आज के चैप्टर की हेडिंग ही यही दी है कि अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन या फिर अन्य सामाजिक सुधार के प्रयास। ठीक है, इसके तहत आज हम देखेंगे बाल विवाह किस तरह से बदला हुआ। पहले बच्चों का बचपन की क्या बात करूं, जन्म होने के बाद ही उनकी शादी कर दी जाती थी। मतलब एज का कोई वेरिएशन था ही नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके बाद बाल विवाह को हम समझेंगे सही तरीके से, कितने कानून लाए गए, इस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया और लड़की तथा लड़के के लिए शादी करने की उम्र क्या निश्चित की गई है, वर्तमान में क्या चल रही है, उसका इतिहास क्या रहा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाया गया। पहले यह प्रथा नहीं थी। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतवर्ष से ठगी प्रथा को किस तरह से दूर किया गया। जी हाँ, ठगी प्रथा भी एक प्रथा थी उस समय की। और उसके बाद हम देखेंगे भारत में जो नर बलि प्रथा हुआ करती थी, इस कुप्रथा को भी दूर किया गया। फिर दास प्रथा, मतलब कई सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जो एक प्रथा का रूप ले चुकी थी और समाज में फैली हुई थी और उन्हें बाहर करने का प्रयास किया गया। और इसमें हम ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव सिंबल देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भारत में जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने हमारा शोषण तो किया, नो डाउट, हम मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दी गई। जी हाँ, वो भी हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने बहुत सारा विकास भी किया। हमें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो विकास किया अपने आर्थिक लाभों के लिए किया, लेकिन आगे चलकर वो भारतवर्ष में हमारे लिए भी लाभप्रद हुई। परंतु उन्होंने किस वे में, किस पर्पस के लिए विकास किया वो मैटर करता है। और आज वो चीज़ें हमें किस तरह से लाभ पहुंचा रही हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको दोनों पहलुओं साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। अब बात करेंगे, सर आपने बता दिया कि हमने चैप्टर शुरू किया था औपनिवेशिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पुराने वीडियोस देखेंगे आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में चीजें रिवाइज करवाता हूं। भारत में ब्रिटिशर्स कंपनी का क्या होता है, प्रवेश होता है, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आती है भारतवर्ष में व्यापार करने, लेकिन जब वह देखती है कि यहाँ पर छोटी छोटी देसी रियासतें हैं, छोटे छोटे राजा अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे हैं और आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो उसने कहा मैं व्यापार छोड़ के क्यों ना यहाँ पर शासन करने लग जाऊं। इन सबको आपस में भिड़ा के अच्छी खासी इनकम हो रही है मेरी और मैं खुद राजा बन जाऊं यहाँ का, मैं खुद यहाँ का शासक बन जाऊं। कंपनी ने ऐसा सोचा। उसने क्या किया, धीरे धीरे भारतवर्ष में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद से कुछ एक्ट लाए गए भारतवर्ष में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उसी के माध्यम से मैं यदि आपसे बात करूं, 1857 में क्रांति होती है भारतवर्ष में और उस क्रांति को खत्म करने के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम भारतवर्ष में आता है। 1773 से लेकर 1857 तक भारत में कंपनी का शासन चलता है, क्योंकि 1773 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पहले बक्सर और प्लासी की युद्ध हो चुकी थी और उस युद्ध में यहाँ की देसी रियासतों की बुरी तरह से पराजय हुई थी और उसने सत्ता संभाल ली थी अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने। लेकिन जब 1858 की बात आती है, 1757 की क्रांति के बाद, तो वहाँ का जो संसद है ब्रिटिशर्स का, वो यहाँ पर एक्ट भेजती है और वो कहती है कि अब पूरे भारतवर्ष पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होगा, कंपनी का नहीं। भारत पूरी तरह से गुलाम कब होता है ब्रिटिशर्स का, तो वो होता है 1858 में गुलाम हो जाता है। उसके पहले की कुछ बातों पर हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है,
1909 में आपने एक एक्ट पढ़ा होगा, आज की वीडियो से मैं आपको जोड़ रहा हूं। 1909 में एक एक्ट आया था जिसे आप लोग बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। उसके तहत क्या किया गया, भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम इन सबको क्या किया गया, अलग मतदान का प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक जगह से एक विशेष समूह का व्यक्ति चुनाव के मैदान में आएगा और उसी विशेष समूह के लोग उसे वोट करेंगे और वो इलेक्शन जीते या हारे उसके ऊपर है। तो इन्होंने हिंदुओं से या अन्य धर्मों से मुस्लिमों को अलग कर दिया। उसके बाद 1919 में आता है क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से इन्होंने क्या किया, भारतवर्ष में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इन्होंने मुस्लिमों को हमसे अलग कर दिया था, अलग सांप्रदायिक मतदान की ये पद्धति लेकर आए। लेकिन ये बदमाश लोग 1919 में क्या करते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से भारतवर्ष में दलितों को भी अलग कर देते हैं, सिख को भी अलग करने का प्रयास करते हैं, एंग्लो इंडियन को भी अलग, मतलब अलग प्रतिनिधित्व, अलग मतदान की बातें करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के बाद भारत में क्या होता है, असहयोग आंदोलन होता है। फिर आपने एक कांड पढ़ा था चौरी चौरा का। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी अपना आंदोलन वापस लेते हैं, वो यरवदा की जेल में क्या होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो वो जब यरवदा की जेल में थे तो उन्हें ये चीज़ें पता चलती हैं कि हमसे दलितों को भी अलग किया जा रहा है। तो एक पूना पैक्ट होता है, क्योंकि यरवदा जेल पूना में थी। सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ दौड़ा दौड़ा के। ठीक है, मैं दौड़ाने का मतलब तेजी से। तो इस तरह से ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले ही ये क्या गेम कर जाते हैं। 1813 में ये एक अधिनियम लेकर आते हैं, उसके तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश कर देते हैं कि भारत में ईसाई धर्म को प्रसारित करिए, सभी धर्मों की कुरीतियों को आप आगे लेकर आइए, हिंदुस्तान में जितने धर्म हैं, और ईसाई धर्म को सर्वोपरि बताते हुए इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की बात करिए। तो कहीं ना कहीं वो हमें पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से क्षति पहुंचा रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा पहुंचाएंगे। प्रत्येक धर्म से कोई ना कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति निकला, ठीक है, और उन्होंने अपने अपने धर्म में सुधार की बात की, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने धर्म में सुधार की बात की, धीरे धीरे सभी धर्म में सुधार होने लगा। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आता है, ब्रिटिशर्स भी समझ जाते हैं कि हिंदुस्तान के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, सिख, बौद्ध, ईसाई कोई भी हो, वो सब कुछ समझने लग गए हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम इनके साथ मिलकर काम करें। तो ब्रिटिशर्स हमारे साथ मिल जाते हैं और वो कुछ प्रथाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने दी है। ठीक, बात करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है ना। बाल विवाह की यदि हम लोग बात करें तो भारत में यह समस्या प्रारंभ से ही विद्यमान थी। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे खत्म करने का प्रयास किया था, पूरी तरह से वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। लेकिन 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए 3 अधिनियम पास किए। देखिए 1860 के पहले क्या होता था ना कि जो बच्चियां होती थी, चाहे वो लड़का होता था, उनके विवाह की कोई भी आयु निर्धारित नहीं थी। 2 वर्ष 4 वर्ष जन्म के बाद ही उनकी शादियां कर दी जाती थी। लेकिन 1860 में ऐसा होता है कि न्यूनतम एज 10 वर्ष कर दी गई लड़की की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि थी और इसके उपलक्ष्य में ब्रिटिशर समझ गए कि लोग अब इस पर बात करने लग गए हैं, तो हमें भी आना चाहिए आगे। तो ब्रिटिश सरकार ने 3 अधिनियम पास करे। पहला अधिनियम आया सिविल या फिर नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, और इसके तहत विवाह की उम्र क्या की गई, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। और इसके साथ ही बहु विवाह की प्रथा पर भी पाबंदी लगा दी गई। किसके माध्यम से, सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के माध्यम से ब्रिटिशर से लेकर आते हैं। सम्मति आयु अधिनियम लाया गया 1891 में, और इसे लाने के पीछे किसका प्रयास था सबसे ज्यादा, तो ये बहराम जी मालावारी हैं। ये बंबई के पारसी हुआ करते थे और इन्हीं के प्रयत्नों के माध्यम से 1891 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और इसे सम्मति आयु एक्ट काउंसिल के द्वारा पास किया गया। ठीक है, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु अब 12 वर्ष हो गई। पहले कितना थी, लड़कियों की 14 वर्ष थी। ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें कुछ बदलाव होगा। लड़कों की 18 वर्ष थी, लड़कियों की उम्र 12 वर्ष कर दी गई, मतलब घटा दी गई। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका विरोध किया। और ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा गया है प्रीलिम्स में कि ब्रिटिशर्स के द्वारा सम्मति आयु अधिनियम 1891 पास किया गया, इसके पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान था। तो उस समय एक विवाद हुआ था दादाजी भीखाजी वर्सेज रखमाबाई मामले में। दादाजी भीखाजी वर्सेज रखमाबाई मामला था जो कोर्ट में चल रहा था, इसी के माध्यम से इस एक्ट को लाया गया था।
इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया था। तो आपने देखा कि 1860 में बच्चियों की न्यूनतम आयु मैरिज की शादी की 10 वर्ष की गई, फिर उसके बाद 1872 में 14 वर्ष की गई और लड़कों की 18 वर्ष की गई। लेकिन फिर से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम लाया जाता है और इसके माध्यम से लड़कियों की एज क्या कर दी जाती है शादी के लिए, वो कर दी जाती है केवल 12 वर्ष। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव होता है। ठीक, फिर तीसरा एक्ट आता है और अंतिम एक्ट आता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लाया गया। और इसे लाने में सबसे बड़ा प्रयास किसका रहा, तो अजमेर के डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों के द्वारा। और इसी को कहीं ना कहीं शारदा एक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अजमेर के एक डॉक्टर हुआ करते थे, प्रोफेसर थे, उनका नाम था हरविलास शारदा। ठीक है, विवाह की उम्र लड़की की फिर से 14 वर्ष कर दी गई, जो सिविल नेटिव मैरिज एक्ट में की गई थी। सिविल नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया और उसके तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष की गई। लेकिन 1891 में सम्मति आयु अधिनियम लाया गया 1891 में, और इसके माध्यम से 2 वर्ष घटा के 12 वर्ष कर दी गई। लेकिन ये सही नहीं लगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, विरोध किया। आगे चल के बाल विवाह निरोधक अधिनियम या फिर शारदा एक्ट लाया गया 1829 में, और इसके माध्यम से 1929 में क्या किया गया, लड़कियों की शादी की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। मतलब ये सेम कर दिया गया सिविल नेटिव मैरिज एक्ट के तहत। ये पूछे जाते हैं आपकी सोसाइटी के तहत। ठीक है ना, आपके जीएस पेपर 2 का यह इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, इसके ऊपर पहले और देख लेते हैं। देखिए, ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लाया गया, इसी में संशोधन किया गया। कब? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। तो 1947 के बाद 1978 में इसी एक्ट में संशोधन करके लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई शादी के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा था कि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष करने की बात की जा रही थी। ठीक है, शादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर देखा करिए, ये सब न्यूज़ में रहता है। ठीक, तो इस तरह से बाल विवाह पर इतने कानून लाए गए, इस तरह से हुआ। आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन की यदि हम बात करें, पहले क्या होता था कि बाल विवाह होता था, ज़्यादातर लोग युद्ध वगैरह किया करते थे, पतियों की डेथ हो जाती थी, तो जो विधवाएं होती थी उन्हें सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। तो सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। लेकिन जो विधवाएं हो जाती थी वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, मतलब पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, तो उनके पुनर्विवाह का भी प्रावधान किया गया। आइए देखते हैं किस तरह से। महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा प्रयत्न किया गया कि भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया जाए। 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके प्रयत्नों से? विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई 1850 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। मतलब कि देखिए, जो परशुराम पंडित जी थे उन्होंने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया कि ब्रिटिशर्स को कानून लाना पड़ा विधवा पुनर्विवाह के लिए 1856 में। और ये जब लाया गया उस समय भारत में कैनिन का शासन चल रहा था, तो कैनिन के समय में यह अधिनियम पास हुआ। और इस अधिनियम में भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को कानूनी मान्यता दी गई। ठीक, कब? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में कब लाया गया? 1856 में। फिर देखिएगा ठगी प्रथा, एक प्रथा हुआ करती थी। लोग ठगने वाले नहीं होते कि कोई बाहर का व्यक्ति आया तो लूट लिया करते थे, और लूट का कुछ धन क्या होता था, आपस में बांट लिया जाता था। तो ठगी प्रथा भी बहुत बुरी तरह से कुप्रथा थी। तो विलियम बेंटिंग के द्वारा इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन के बारे में पूछा जाता है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश शासनकाल में कर्नल स्लीमैन का योगदान क्या रहा था, तो ठगी प्रथा को खत्म करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी नियुक्ति विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। आप लोग समझ रहे हैं चीज़ें, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो आई थिंक एक्सप्लेन करने में आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि पता नहीं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 1837 तक ठगों का पूर्णतः दमन कर दिया गया। ठग मतलब लुटेरे बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो 1837 में भारतवर्ष से ठगों का पूरी तरह से खात्मा हो गया आधिकारिक तौर पे, लेकिन ठग तो आज भी हैं। और कौन सबसे बड़ा ठग है आप सबको पता है, ठीक है, शिशुवध की समाप्ति। देखिए, ये ज़्यादातर ना कहाँ पर फैला हुआ था, तो राजपूत
घरानों में, राजपूतों में ये चीज़ फैली हुई थी। आप कहेंगे सर राजपूत मतलब इतने खतरनाक थे कि बच्चों की हत्या कर देते थे? ऐसा नहीं है। वो क्या करते थे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे थे जो कन्याओं की हत्या कर देते थे। उसका रीज़न देखिए, मैंने आपसे बोला कि जब इस तरह के सेंटेंस आपको मिले, इस तरह के वाकया मिले, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड में चीज़ें लेकर आइए। आपने अगर हिस्ट्री सही तरीके से पढ़ी होगी तो आपके समझ में आ जाएगा कि राजपूतों के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता था, कन्याओं का वध क्यों किया जाता था। क्योंकि राजपूतों में जो जेंट्स हुआ करते थे ना, जो लड़के हुआ करते थे, उनकी संख्या बहुत कम होती थी। क्योंकि जैसे ही उनका जन्म हुआ, वो 8 साल 10 साल के हुए कि वो युद्ध मैदान में जाने लगे, और शहीद होना गौरव की बात मानी जाती थी। आज भी राजपूतों में बहुत सारे राजपूत ऐसे आप देखेंगे कि वो हमेशा लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। ठीक, तो इस वजह से जो बच्चियां होती थी उनका वध कर दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये गलत था। ठीक, तो सामान्यतः राजपूतों में यह प्रथा प्रचलित थी और कन्याओं का वध किया जाता था क्योंकि लड़कों की संख्या कम हुआ करती थी। उसका रीज़न वो युद्ध मैदान में शहीद होते थे। 1795 में गवर्नर जॉन सोर के समय में इसे खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन आगे चल के 1804 में वेलेजली के समय में इसे हत्या माना गया कि यदि आप किसी कन्या का वध करेंगे, शिशु का वध करेंगे, बच्ची का वध करेंगे, तो वो एक आम अपराध माना, मतलब कि आम हत्या की तरह माना जाएगा और अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। और धीरे धीरे करके यह प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई। मतलब जब कानून पास हो जाएगा और आपको उसके लिए सजा दी जाएगी तो जायज़ सी बात है कि वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ें थी। लोगों में अशिक्षा थी, वो युद्ध ज़्यादा किया करते थे और युद्ध की वजह से लड़कों की क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी, मैदान में शहीद हो जाते थे युद्ध के मैदान में। इस वजह से जब बच्चियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी शादियां कौन करेगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहीं जिस वजह से राजपूतों के द्वारा कन्याओं का वध कर दिया जाता था। ऐसा बुक में लिखा गया है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और देखना होगा तो आप लोग जाकर दृष्टि पब्लिकेशंस की बुक देख लीजिएगा, सभी जगह आपको मिलेगा, सिलेबस में आई है। ठीक, तो इस तरह से शिशुवध की समाप्ति 1804 में अंततः हुई, धीरे धीरे करके समाप्त हुई। उसके बाद नरबलि प्रथा की भी समाप्ति की गई। नरबलि प्रथा क्या है सर? जैसे आज आप लोग देखते हैं, आज भी हमारे हिंदू धर्म में भी और इस्लाम धर्म में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, कई धर्म ऐसे हैं जहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती है पूजा पाठ के पहले या बाद में। ऐसा होता है आज भी। मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं है। आप जिस धर्म को मानते हैं, कहीं पर भी जीव की हत्या सही नहीं होती। जीव की हत्या करने से कोई भी, यदि भगवान है या कोई भी है, वो खुश होंगे, मेरा मानना नहीं, मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हर्ट मत होइएगा। तो उस समय क्या होता था कि एक जनजाति हुआ करती थी खोंड जनजाति। अब देखिए, आप जब वैदिक काल में जाएंगे और वैदिक काल के भी पहले जाएंगे तो नरबलि प्रथा चलती थी। आप जैसे महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में जो भीम हुआ करते थे, पांडु के पुत्र थे भीम। ठीक है, भीम की एक पत्नी थी जो राक्षसी थी और उनका पुत्र घटोत्कच था। वो जंगल में रहा करती थी। वो क्या करती थी, अपनी देवी को बलि दिया करती थी इंसानों की। तो वो क्या, आपने देखा होगा, सीरियल में भी देखा है और किताबों में भी लिखा है ना, कि घटोत्कच जाता है और वहाँ पर इंसान ढूंढता है, किसी को नहीं पाता, तो भीम वहाँ पर आए हुए होते हैं जंगल में। वो लोग अपना गुप्तवास काट रहे थे तो भीम को पकड़ के ले जाता है। वो भीम उससे युद्ध करते हैं, वो पराजित कर देता है, मूर्छित करके उन्हें ले जाता है और हत्या देता है कि माँ लाओ, ये देखो मैं बलि लेकर आया हूँ इंसान, आप इसकी बलि दे दो। तो वो जब देखती हैं कि ये तो तुम्हारे पिता हैं, तो माफ़ी वगैरह मांगता है। तो भीम स्वयं ये चीज़ें बोलते हैं कि किसी भी इंसान को मारकर किसी देवता को खुश नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, बाहर के लोगों को क्यों, मुझे ही मार के तुम दे दो बलि, तुम्हारा पुत्र लाया है मुझे बलि के रूप में। तो कहीं ना कहीं पहले भी ये प्रथा थी, नरबलि प्रथा थी, और आधुनिक भारत में भी यह आई। खोंड जनजाति के लोग नरबलि दिया करते थे, तो इस पर भी रोक का प्रयास किया गया। तो समाप्त करने का श्रेय जाता है हार्डिंग प्रथम को। उसने कैंपबेल की नियुक्ति की थी नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए। 1844 से 45 तक पूर्णतः यह प्रथा समाप्त हो गई। मुख्यतः खोंड जनजाति, जो खोंड नामक ट्राइब्स आज भी पाई जाती है, खोंड जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पर यह प्रचलित थी। उसके बाद दास प्रथा, ये आप सबको पता है, दास प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। पहले दासों को अपना काम वगैरह करवाने के लिए रखा जाता था, सेवादार के रूप में रखा जाता था। ठीक है, फिर इन्हें इनके पद के अनुसार इन्हें क्या दिया गया, इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें पद भी दिया गया। जैसे हम लोग मुग़ल पीरियड में देखते हैं और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पीरियड में देखते हैं। तो इस तरह से देखिए, सल्तनत काल की यदि मैं बात करूँ, दास प्रथा देखिए आया कैसे।
आपने सल्तनत काल में देखा होगा जो पहला वंश था उसका नाम क्या था? मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश या दास वंश हम कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने सुल्तान का क्या था? दास हुआ करता था, लेकिन उसका कोई भी वारिस नहीं था, तो उसने उसे यहाँ पर सुल्तान बना दिया था। नाम बताइएगा किसका दास था, क्योंकि मैं ऐसी सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो दास प्रथा तभी से चली आ रही थी, योग्यता के अनुसार इन्हें पद दिया जाने लगा, फिर इन्हें क्या किया गया कि एक सेवादार के रूप में रखा जाने लगा। इस तरह से लोग दास रखते थे अपने पर्सनल कामों के लिए। दास व्यापार भी हुआ करता था, ज़्यादातर अफ्रीका से दास आते थे, है ना। तो 1843 में क्या किया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड एनलबरो के द्वारा इसे खत्म किया गया। मध्यकाल में भी मैंने आपको अभी बताया कि जब मेडाइवल इंडिया चल रहा था, मेडाइवल हिस्ट्री, तो उसमें फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में और अकबर मुगल काल में दोनों ने प्रयास किया था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए, लेकिन सही तरीके से ये लोग दास प्रथा को नहीं रोक पाए थे। लेकिन 1833 का जब भारत शासन अधिनियम लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, या चार्टर लाया गया, तो उसमें भी निर्देश दिए गए कि भारतवर्ष से दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। अब वो समय चला गया, किसी को गुलाम मत बनाइए। जो स्वयं पूरे भारतवर्ष को गुलाम बना के बैठे थे वो लोग ये ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सुधार किया, ठीक। तो 1833 में ये कहा गया, 1843 में पूरी तरह से गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ठगी प्रथा का अंत, शिशुवध की समाप्ति, नरबली प्रथा और दास प्रथा को पूरी तरह से देख लिया। और आज जाकर हमारा पुराना चैप्टर जो कई दिनों से चल रहा था, जिसका नाम था ब्रिटिश भारत में या फिर औपनिवेशिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पूरी तरह से समाप्त होता है। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, लेकिन कल आप लोगों को रीजनिंग के डाइस का चैप्टर मिल सकता है, तो जरूर बने रहिएगा साथ में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और प्रिपरेशन इसी तरह से करते रहिए।